बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात इसके नियाज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़िया और तबसरे के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सद्दार खान न्याई साहब। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब के इस बयान के बाद कि निज़ाम तबाह हो गया है, हर कोई बुनियादी तौर पर पावर सर्कल्स में बिलखुसूस पोलिटिकल पार्टीज़ की जो अलीट है यानी फर्स्ट टॉप लीडरशिप है, उसके अंदर ये बहस हो रही है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान आखिर क्यों दिया है। वो भी तो इस 3-3.5 साल से इस निज़ाम का हिस्सा है। तो अभी तक जो हमारे पास ख़बरें हैं, उन ख़बरों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो ये तलाश करने की कोशिश कर रही है कि आखिर मसला क्या है। लेकिन दूसरी तरफ ये बहस भी हो रही है और बात भी चल रही है कि क्या मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब बयान आ गया मोहसिन नकवी साहब का, एक वज़ीर का, तो हालात इस तरह के बन गए कि निज़ाम की सपोर्ट उस तरीके से नहीं रही। तो बहरहाल क्या एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब घर जा सकते हैं, ये काबीना घर जा सकती है, क्या केयर टेकर सेटअप आ सकता है, ये बड़े आम सवालात हैं जो ज़ेरे बहस हैं आज की इस मौजूदा सियासी डेवलपमेंट में। दूसरा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो आपस में दूरियां हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। शगाफ सा पड़ गया है ऐसी रिश्ते में, पॉलिटिकल रिलेशन में, जो कि एलाइड रिलेशन फेडरल में भी चल रहा है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इसकी बुनियाद बताए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इन दोनों मौज़ूआत पर तफसीलन बात करेंगे। बढ़ते अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात है इसके न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सद्दार खान न्याई साहब। न्याई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें जूम पे ज्वाइन किया है साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में वेलकम। मिर्ज़ा बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मिर्ज़ा बेग साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी न्याई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कमल दिलशाद साहब को सलाम पेश करता हूँ। और बहुत बड़ी बात है जो कमल दिलशाद साहब को आज आपने बुलाया है कि वो हमें एक बात जो आप लोग कल से हो रही है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने तकरीर की है, उसकी तारीर जो बनाई है वो कमल दिलशाद साहब ने बनाई है। अच्छा, असल? हाँ, कमल दिलशाद साहब ने तकरीर लिखी है। तकरीर लिखी है इन्होंने? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो ये जो है, क्योंकि मिनिस्टर थे उनके साथ, दोस्त भी हैं उनके, तो मैं समझता हूँ कमल दिलशाद साहब ऐसे काम नहीं करते, लेकिन कमल दिलशाद साहब का आइडिया है कि बहुत ज़्यादा सूबे होने चाहिए। और लेकिन क्यों कमल दिलशाद साहब ये जो आपके पीछे रिपोर्ट चल रही है कि ये मोहसिन नकवी साहब की जो गुफ्तगू जो डिस्कस हो रही है डेली, वो कमल दिलशाद साहब ने उसकी तारीफ बनाई थी। ठीक है ना, आगे साहब ने कहा वो ठीक ही है। बस मैं क्या, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ है कि माशाल्लाह आपने इज्जत अफजाई की है। ठीक है, हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन उसने बातें तो ठीक की हैं, बातें उसने ठीक की हैं, लेट की हैं। बात ठीक है, जितनी बातें की हैं ना, लेट की हैं लेकिन ठीक की हैं। दरअसल बात ये, जब हुकूमत जाने का वक्त होता है ना, तो इसी तरह से कैबिनेट में से ऐसी शख्सियात सामने आ जाती हैं कि जिसकी बदनामी वो सच बात करते हैं। अच्छा, जाने का वक्त आ गया है हुकूमत का? जाने का वक्त तो जब ये आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर का जो, उसके इलेक्शन के नतीजे में तो ये गवर्नमेंट जाने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और इसमें बड़े मुतहर्रिक रहे हैं बिलावल जरदारी साहब। उन्होंने पूरी गवर्नमेंट के सिस्टम को हिला के रख दिया उन्होंने, और उन्होंने इन पर बेनकाब भी कर दिया। उन्होंने कहा ये इनकी तो पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होते, इनकी तो टेम्परिंग से हमेशा ये इलेक्शन में कामयाब होते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी नहीं, उसने तो खूबसूरत की है, लेकिन वो तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि 70 से लेके आज तक इलेक्शन फेयर नहीं हुए। जी हाँ, बिल्कुल फेयर तो नहीं होते, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें फेयरनेस का बड़ा एक सवालिया निशान है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है। लेकिन तो गवर्नमेंट किस तरह बनेगी? नहीं, ये बड़ी बात है। आपकी जो खबरें होती हैं ना, कभी वो गलत नहीं साबित होती, सही साबित होती हैं, क्योंकि बैक पे सारी चीज़ें आप बनाते हैं फिर पेश करते हैं। उधर हमारे महल्ले में भी, इधर उधर भी आप ये बताएं कि गवर्नमेंट ये नून लीग की खत्म हो जाएगी?
गवर्नमेंट का कि जिस वक्त सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जनाब इस इलेक्शन के अंदर दोनों पार्टियां जो हैं बेनकाब हो गई हैं। अब ये देखें कि आप नहीं ना तो एक आजाद इन पे सारी पार्टियों पे निकाब कब का था? वो तो पहले ही नहीं, बेनकाब इसमें थी। बात बताना नहीं है, रास्ता खुल गया ना, रास्ता ये खुल गया। हमें जो नजर आ रहा है, जो हमें जो नजर आ रहा है ये वो ये आपका होगा इस कि वक्त को चेंज करने का मूड होगा ना। मैं बता रहा हूँ, इसमें अर्ज कर रहा हूँ, जब आप जैसे दोस्तों बैठ के जब मामला तजिया होता है उसमें ये अगर बिलावल जरदारी साहब अब ये अगर अपने गवर्नमेंट के इत्तेहाद से निकल जाते हैं, इत्तेहादी हुकूमत से निकल जाते हैं, जैसे बार बार कह रहे हैं, आज भी उनका स्टेटमेंट आया था कि जी मैं इनको इबरतनाक जो है सबक सिखा दूंगा, तो इनके उल्टी गिनती हो चुकी है, इनकी टक टक हो चुकी है, इनकी गिनती उल्टी हो चुकी है। तो ये सारे मामला तो नजर ये आ रहा है कि वो अपने इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। जब वो इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे, बड़ी मंतकी बात है, तो फिर इसके पास शहबाज शरीफ के पास जो सिंपल मेजॉरिटी बनती है 168, तमाम छोटे छोटे जमातें करके हल्के फुल्के, उसमें अगर चौधरी अलीम खान जो है इनसे बहुत नाराज है और ख्वाजा आसिफ ने उनको नाराज कर दिए, और इस अब मामला ये हो रहा है कि अब वो अगर तुर्की के 4 मेंबर जो हैं वो अगर इत्तेहाद से अलहदा हो जाते हैं, उसी शाम को ही असेंबली तहरीर हो जाएगी। ज़ाहिर है कि 168 में से आप 4 निकाल दे तो 164, तो हुकूमत हो गई। नहीं तो फिर आपकी तैयारी है एज ए मिनिस्टर बनने की, जो चीफ मिनिस्टर बनने की? वो उनकी प्रायोरिटी होती है, देखे कुदरत क्या फैसला करती है। नहीं, आपका नाम तो डिस्कस हो रहा है कि मिनिस्टर होंगे आप, पहले ही मिनिस्टर थे। माशाल्लाह, ठीक है जी, तो बेहतरीन डिनर देंगे आपको होना, इख्तियार बेग साहब होंगे उस डिनर के अंदर, तो वो जनाब सारी चीजें जो हैं वो हम सामने आ रही है कि वो गवर्नमेंट जो है भी बिल्कुल सीधी बातें करता है, बड़ा बड़ा माशाल्लाह। क्यों मेरे इख्तियार बेग साहब ये बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इनकी हमेशा बात जो है ठीक होती है, और पीछे से जो तहरीर बनाते हैं ये ही बनाते हैं कंवल दिलशाद साहब सब की। तो वो आप कैसे देखते हैं, क्या हालात, वाकई दोनों पार्टियां उड़ जाएगी? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम अलाइड पार्टनर हैं, कोलिशन पार्टनर हैं, हुकूमत साजी में हमने मदद की है, 26 अमेंडमेंट 27 अमेंडमेंट कराने में, पूरी कानून साजी में, लेजिस्लेशन में पीपल्स पार्टी आगे आगे रही है, और बजट पास अभी किया है। मैं उसमें पेज था, 11 मीटिंगें हुई हैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस, तो हमने साथ दिया इस हुकूमत का और भरपूर साथ दिया है। हमने कहीं पे कोताही या कंजूसी नहीं की, लेकिन अलाइड पार्टनर्स के साथ जो बर्ताव किया गया इस इलेक्शन में वो बहुत मायूस कौन है। हम अगर अपोजिशन के होते, उनके खिलाफ कोई जमात होती तो उसको अगर रगड़ा दिया जाता है तो बात समझ में आती है। वो अलाइड पार्टनर, कोलिशन पार्टनर जो आपके साथ हैं, हुकूमत चल रही है दोनों की समझौते से, अंडरस्टैंडिंग से, सपोर्ट से, उनको आपने देखें जो चीजें की हैं आज़ाद कश्मीर में। हालांकि हमने आज़ाद कश्मीर में सपोर्ट किया, कश्मीर कमेटी की मीटिंग के बाद आपके से भी इंटरव्यू हुआ था, हमने बताया कि नहीं इलेक्शन लड़ें, आप अगर नहीं लड़ेंगे तो 5 तारीख को इख्तिदार मुंतकिल नहीं हो सकेगा। कोई प्रोविजन नहीं है आज़ाद कश्मीर के आइन में केयरटेकर गवर्नमेंट की या प्राइम मिनिस्टर की एक्सटेंशन की, तो ये एक बहरान पैदा होगा। हमने उनसे कहा कि ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन को आप माने, उसके जरिए तहकीक कराएं। हमने इंटरनेट खोलने की बात की, जीबी में भी हमने कहा कि ये लोग आए और असेंबली में बैठे और एक सूबे की मानंद आए। तो हमारा अपना एक अलग मैनिफेस्टो था जो उस इलाके के लोगों की जरूरत के मुताबिक है, लेकिन हमारे साथ जो किया गया, जिसमें बसें आ गई 20, वो बैनर लगा के घूम रही हैं आज़ाद कश्मीर में, बुजरा आ रहे हैं इस्लामाबाद से। इख्तियार बेग साहब, जब गिलगित बल्तिस्तान का फैसला हुआ था तो ये तय हो गया था कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे, लेकिन कार्रवाई तौर पे होंगे, नून लीग के पास होगा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पीपल पार्टी के पास होगा। देखिए, हमने इस वक्त ये नहीं कह रहे कि हमें हुकूमत दें। हमारा स्टैंड एस के नियाजी साहब ये है कि 38 हमने FIR
और शिकायतें और पर्चे कटाए सबूत के साथ। कहीं पे 99% वोट पड़ा है, कहीं पे 95 पड़ा है। ये वो इलाके हैं जिसमें 20-25% लोग मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, लंदन में होते हैं। कहाँ से 95 और 99% वोट पड़ सकता है? फिर हमारा शहीद हुआ है इटली में। फिर हमारा आज मेरी बात हुई है सलाउद्दीन जुनेजो से, उसको गोली मारी गई है पॉइंट ब्लैंक के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल बनाना रिपब्लिक है, ये तो किसी का लिहाज, मुरव्वत, अलाइड पार्टनर कुछ नहीं। तो इस पे हमें शदीद एतराज है। और तो हमने इसका मकसद ये है, आप बड़ी हमेशा सही बात करते हैं, इसका मकसद है कि आपने मौजूदा गवर्नमेंट से इधर सेंट्रली जो इत्तेहाद है उसको ख़त्म कर देना है। देखिए, हमने इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमारी जो 38 शिकायत हैं उन पे इंक्वायरी करके फैसला करें, चाहे रीपोलिंग का हो, रीकाउंटिंग का हो, या जो भी कानून आपको, ये कमर दिलशाद साहब माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे आपको। पहली चीज पे। दूसरी चीज पे एक, अगर हमारे साथ जाती हुई टेकिंग एज फॉर ए राइट, तो हम अपने हकूक, अपने वोट बैंक को इस तरह से नहीं छीनने देंगे। ये बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ा कह दिया है। कमल दिलशाह से आपकी दोस्ती है पीपल पार्टी की? जी, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है कमल दिलशाह साहब। पार्टी की ये पार्टी के भी बड़े अच्छे सलाम दुआ, अच्छी दोस्ती, अच्छे ताल्लुकात वाले। इनके बड़ा काम चल रहा है इनका, ये आपको मैं बता दूं ताकि इनका बड़ा वो जो नहीं, है, ये इनर सर्कल में उठते बैठते हैं माशाल्लाह, और इनसाइट है इनकी अपनी। लेकिन ये जो ये भी गवा देंगे कि ये जो जातियां हुई हैं, वोट के डब्बे घर से मिल रहे हैं 2-2, और इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं, और फायरिंग हो रही है, और स्टैंप लग के बैलेट पेपर पहले से दे दिए गए हैं, ये सब क्या चीजें रिगिंग के जुमरे में नहीं आती? और वो जवाबित जो इलेक्शन कमीशन के हैं कि प्री पोल रिगिंग में कि जी इस तरह की बसें 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आना, या वज़रा या चीफ मिनिस्टर का आके इलेक्शन कैंपेन चलाना, ये बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तो हमारे अभी राजा परवेज अशरफ ने, परवेज मुकैरा ने कल टीवी में बैठ के एक वोटर शीट दिखाई है कि कहीं पे 99% वोट है, कहीं पे 95% वोट है। तो ये तो धुंधली आंखों में धुंधली झोंकी जा रही है। जी अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है मौके की मुनासबत से कि गिलगित बल्तिस्तान के जब इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिकायत बिल्कुल की अपनी जगह पे, मुस्लिम लीग नून ने भी की। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जब इलेक्शंस हुए तो हमने ये देखा, ख़ास करके मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, कि सुबह जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो हमारे पास जो तहरीर आ रही थी, इन्होंने शुरू से शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि जी यहाँ पे रिगिंग हो रही है, यहाँ पे, गोया के अंग्रेज़ी में लेटर लिखे इलेक्शन कमीशन को। अब मुझे नहीं पता कि वो तवज्जो किसकी चाहते हैं अंग्रेज़ी में लिख के। बहरहाल एक सवाल पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इस किस्म की बातें करे और फिर हुकूमत से मरकज़ में इस्तीफ़ा दे दे, चूँकि सदर उनके हैं, आम पोजीशंस पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो ये कोई बात बनते हुए नज़र नहीं आ रही कि वो वफाक में, मरकज़ में, यानी छोड़ेंगे मुस्लिम लीग न्यून को। नहीं, लेकिन मैं एक मिनट मैं इसका जवाब आपको थोड़ा सा दे दूं कि पीपल पार्टी की एक बात आप अच्छी समझें कि शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के जितने लोग हैं वो कई से कई बातें करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, अलग अलग। लेकिन पीपल पार्टी में बिलावल की एक ही बात होती है, उसकी सारी टीम जो है ना उसके पीछे चलती है। तो कंवर दिलशाद साहब को क्योंकि बहुत पता होगा तो उनसे मालूमात लेते हैं, क्योंकि वो सारा मशवरा यही देता है। जी कंवर दिलशाद साहब, देखिए जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पहले बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में देखता जा रहा हूँ मैं, 75 से मैंने इनका सारा रिजल्ट देखता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 मरहले में इलेक्शन करवाना था, उस पर हमें तफाजात थे। हमने इस पर एतराज़ भी किया, प्रोग्राम भी किए, कई जगह बातें भी की कि जनाब छोटा सा एक खिता है 4,500 मरबा मील में 2.5 जिलों पर कश्मीर मुश्तमिल है।
उसके ऊपर आपने 3 मरहले में इंतखाबात करवाने की जो आपने जो की है, शेड्यूल जारी किया है, वो हमारी नज़र में मुनासिब नहीं था। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ की है, 13.5 करोड़ वोटर हैं, तो एक दिन में इलेक्शन होता है पूरे पाकिस्तान में। तो वहां जनाब आपको 3 मरहले में जो इंतखाबात करवाए, यहीं से कंट्रोवर्शियल पैदा हो गई कि ये 3 मरहले में इंतखाबात करवाने के क्या वजूहात थी, जबकि 22,000 पुलिस के एहलकार वहां मौजूद थे। तो इसके मतलब बाकी है, कश्मीरी बड़े बाशऊर भी हैं, अपने वोट कास्ट करते हैं, बरादरी सिस्टम है, कबीला सिस्टम भी है। तो इन हालात को देखते हमें ये एतराज था कि 3 मरहले में कराने की जरूरत नहीं थी, एक मरहला काफी था 10 अगस्त। लेकिन बहरहाल ये सारा 27 जुलाई को इंतखाबात हो जाते। अब यहाँ तो अब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बिलावल जरदारी साहब ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि हम इसको रिजल्ट को नहीं मानते। इसी तरह जितने भी पीपल पार्टी के लोग थे, सब ने इसको कर दिया कि हम इसमें मजम्मत भी करते हैं और हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब इख्तियार बेग साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, इख्तियार बेग साहब बड़ी कानूनी बातें करते हैं, ठीक कहा उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन का तजुर्बा हमें भी है, इख्तियार बेग साहब को भी है कि बाद मामलात ऐसे होते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी पॉलिसी खुद ही मुरतब करता है। अब ये इलेक्शन कमीशन जो है आजाद कश्मीर का, वो बेचारा क्या करेगा, वो बेबस है। अब इसके बाद इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल में जाएंगे, 6 महीने, साल, 2 साल गुजर जाएंगे और कोई मामला तय नहीं होगा। इसलिए बिलावल जरदारी साहब का एक्शन बहुत सख्त है। और उन्होंने सोच लिया कि हम जो है फेयर तरीके से कभी इंतखाब में कामयाब नहीं हो सकते जब तक मुस्लिम लीग नवाज की मौजूदगी में, तो उन्होंने गड़बड़ तो करनी है। इसलिए तो खुद के बयान दिया है कि इनकी हिस्ट्री यही है कि जनाब ये इलेक्शन गड़बड़ कराते हैं। हिस्ट्री बिल्कुल बेनकाब कर दिया बिलावल जरदारी ने बड़ी जुर्रत के साथ। इतना कोई आदमी बात नहीं कर सकता। पहले किसी जमाने में आसिफ जरदारी साहब भी इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अब तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, तो वो इस लिहाज से मैंने क्या नजर आ रहा है कि अब ये इत्तेहाद के साथ बैठना पीपल्स पार्टी के लिए जहर कातिल होगा। इसका मकसद ये है, इसका मकसद जो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं बिलावल के जिम्मे लगा रहे हैं, तो इसका मकसद है हुकूमत ख़त्म होने लगी है। आप एक्चुअल ये बात कर रहे हैं, उसका ग्राउंड आप बयान कर रहे हैं, बिलावल के कंधे पे रख रहे हैं। बिलावल कंधे पर नहीं, हाँ बात सही। लेकिन एक बात है, इस पर नैले पर तेला, इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि मोहसिन नकवी साहब ने अभी जो इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस करवाई है एसएम तनवीर ने, और बड़े बिजनेस कम्युनिटी के वो चेयरमैन भी हैं और बानी भी हैं, सरपरस्त आला भी हैं, हमारे साथ कैबिनेट में मेंबर थे हमारे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बहुत ही संजीदा आदमी हैं एसएम तनवीर साहब, और ये एसएम मनीर के बेटे हैं। इख्तियार बेग साहब को पता है कि एसएम मनीर की क्या हैसियत थी, बहुत जबरदस्त आदमी थे। अच्छा, वो हमारे भी दोस्त थे, हमारे भी बहुत ज्यादा गहरे दोस्त थे। तो इसलिए लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि एसएम तनवीर के ने ये प्रोग्राम करवाया, तकरीबन करोड़ों रुपया खर्च हुआ उनका, पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बुलाया। वहाँ उनका था मुआशी लिहाज से इकोनॉमिक समिट के बारे में थे, लेकिन वहाँ जो मोहसिन नकवी साहब ने आखिरी इख्तितामी तकरीर जो की, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट पर अदम एतमाद कर दिया, उनको चार्जशीट कर दिया, उनको क्लीन कहा कि जनाब ये पूरे पाकिस्तान गवर्नेंस के हवाले से यह इंतहाई जो है वो कमजोर है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है 18 घंटे काम करे, 20 घंटे काम करे, 14 घंटे काम करे, लेकिन आवाम उससे को क्या फायदा पहुंचा है, कौन सी पॉलिसी बन गई है। तो उन्होंने इतना जबरदस्त 25 मिनट की तकरीर करके पूरी गवर्नमेंट को बता दिया कि आपकी गवर्नेंस दुरुस्त नहीं है, और उसको तायद की आप इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, जनरल अहमद शरीफ ने, जनाब DGISPR ने तायद कर दी कि हाँ जी गवर्नेंस ठीक नहीं है, और जो कुछ कर, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, साथ लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इन हालात को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि 2 महीने करें, महीना करें, जैसे भी करें। अब 28वीं अमेंडमेंट तो चलेगी है पसे पर्दा, अब मामला होना है गवर्नमेंट तब्दील, और गवर्नमेंट तब्दील करना बड़ा आसान तरीका है, जैसे मैंने बता दिया। अब अगर असेंबली तहरील होती है तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और फिर इसके बाद केयर टेकर में तो आप होंगे ना, लाजमी होंगे ना केयर टेकर में। हाँ वो तो हो रहा है सारा। मैं एक और बात बताऊं, अगर ये मामला तय नहीं होता और आसिफ जरदारी साहब उसको तो ठंडा कर देते हैं या बात को रुख बदल देते हैं, जैसे उनकी बहुत सियासतदान है वो, तो फिर एक और तरीका सामने आ रहा है। फिर वो तरीका ये आएगा कि फिर मुल्क के अंदर आर्टिकल 234 के तहत एक इमरजेंसी लगने की एक बाकायदा प्रपोजल तैयार होगी,
और वो प्रपोजल जो ये होगा वो फिर वो अपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से उसकी मंजूरी ली जाएगी कि पाकिस्तान के हालात बहुत आईनी खराब है, अदालत। गवर्नेंस ठीक नहीं है, फिर इमरजेंसी लगेगी। और जब इमरजेंसी लगेगी तो फिर भी निजाम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा सारा। नहीं तो कंवर दिलशाद साहब, ये इमरजेंसी और सारी बातें, तो फिर ये यूनिट्स की बातें कहाँ जाएंगी नए सूबे बनाने की? वो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो बनाएगी? नहीं, हाँ, फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी तो वो फिर बनाएगी ना, आपके यूनिट्स बनाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उन्होंने बनाने हैं। तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो आएगी वो तकरीबन 90 दिन के लिए नहीं आएगी, फिर वो पूरा सिस्टम ठीक करने तक रहेगी केयर टेकर गवर्नमेंट, और उसकी मंजूरी मिलेगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से। वो सारा, ताकि बाद में कोई झगड़ा पैदा ना हो, जैसे हमारे यहाँ होते, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़ी गलती की और उन्होंने 3 नवंबर 2007 को अचानक लगा दिया इमरजेंसी बिला वजह, जिसकी बना पे उनको बेचारों को सजाई बहुत भी दी गई, क्या क्या मुसीबत उठानी पड़ी, दबे जाना पड़ेगा, वहीं डेथ भी हो गई। तो ये सारी चीज रोकने के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सामने आ जाएगी, वो उनसे ले लेंगे पूरी परमिशन, और फिर इसके बाद सिस्टम बदल जाएगा सारा पाकिस्तान का। ये सारे मामला इस तरह से होने हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार बेग साहब, मैं एक अर्ज करूं कि ये जो बातें हमारे दोस्त कर रहे हैं, कमल दिलशाद साहब बहुत पुराना दोस्त है हमारा, ये बातें बड़ी वैल्यूएबल हैं और इनकी बातें बड़ी काम की होती हैं। जब ये पहले करना शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि उधर मशवरे भी यही कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है, एक्चुअली जो मुल्क के अंदर मसला है ना, इंटरनल जो इशू है ना, वो एक बड़ा खौफनाक है। उसमें तब भी वो ठीक हो सकता है। एक्सटर्नल तो हाफिज़ कुरान, फील्ड मार्शल, तहज्जुद गुजार आसिम मुनीर साहब ने एक्सटर्नल सिस्टम तो नंबर 1 पे कर दिया। एक्सटर्नल सिस्टम तो मार्का हक के बाद कमाल हो गया। ईरान अमेरिका के ताल्लुकात और वो सारा, मैंने वो किताब में लिख रहा हूँ और इंशाल्लाह 14 अगस्त को शाये होगी। लेकिन इंटरनल जो सिलसिला है ना गुर्बत का, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है कि बंदा और बढ़ती जा रही है। और करप्शन का इतनी करप्शन है कि कोई बंदा जेन्युइन काम करा नहीं सकता। तो ये इन हालात को और ख़राब हो जाएंगे या ठीक होंगे? ये कमल दिलशाद ही मिनिस्टर तो लाजमी होगा, जब भी केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी तो मिनिस्टर तो लाजमी बनेगा। तो वो ये जो है ठीक होंगे या गलत, ये कैसे होगा? क्योंकि हालात इंटरनल हमारे इकानमी के, एक्सपोर्ट के, रियल स्टेट के, व्हाट यू से, यानी बहुत ख़राब है। ये तो इंटरनल सिस्टम उस वक़्त ठीक हो सकता है, उस वक़्त ठीक हो सकता है जब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की हालत कब बदलेगी? तब बदलेगी जब हम सब बदलेंगे। तो इंटरनल सिस्टम तब हो सकती है कि हम सब बदलेंगे। तो ये क्या फिर नया इशू बन रहा है और कोई समझ से बाहर है और परेशान कौन हालात है? देखिए, मैं बिजनेस कम्युनिटी का उन चंद लीडरों में शुमार मेरा होता है जो 30-35 साल से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मुंसलिक है। और ये फंक्शन में मैं मौजूद था जिसमें मोहसिन नकवी साहब की तकरीर, मेरी तकरीर भी थी और पैनल डिस्कशन भी था। इस्लामाबाद का जो एक पैनल डिस्कशन था इस्लामाबाद बेंच का, उसके ऊपर हमने बात की थी, इश्यूज बतलाए थे, किस तरह से पॉलिसी जो है वो नाकाम हो रही हैं, वो नताइज नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट आके जकड़ गई है 30 बिलियन 31 बिलियन से ऊपर जाके नहीं दे रही, समझे। और पावर सेक्टर जो तबाह बर्बादी करी हुई, 5,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कर दिया जिसमें 2,000 पावर का है, 3,000 गैस सेक्टर का है। और प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, डिस्कोस जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, NHA, अपना रेलवे, स्टील मिल, ये सब ब्लीडिंग, 1,000 अरब रुपए सालाना कौमी खजाने से जा रहा है। तो ये बातें हमने की और इनके हल दिए थे। फिर बाद में दूसरे सेशन में शाम में, आफ्टरनून में, ये मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने बतलाया था कि मोहसिन नकवी साहब की
कुछ बातें बड़ी लॉजिकल और दिल को अपील भी करती हैं, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने कई सूबे आरा बनाने की कि 22 सूबे बन जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में सूबा बन जाए, उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि ये ना हमारे रिसोर्सेज हैं ना वसाइल हैं ये अफोर्ड करने का। नहीं, सूबों की बात उसने ठीक की है, लेकिन ज्यादा सूबों की बात गलत है। जी जी, जो बात उन्होंने कही कि जी सिस्टम और हुकूमत जो है वो नताइज नहीं दे पा रही, बिल्कुल सही बात है। हमने आसमान से तारे तोड़ के ले आए, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ाई गई हैं, और जो निज़ाम अपनाया गया है वो एक मजाक है। बेरोजगारी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी 7% हो गई है, पॉपुलेशन 2.5 से 3% बढ़ रही है। ग्रोथ लोअर ग्रोथ है, तो लोअर ग्रोथ में ये होता है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़े इतनी ग्रोथ, इसके माने कुछ नहीं हुआ, उसमें वो एडजस्ट हो जाती है जो ग्रोथ बढ़ती है। तो इसमें आम आदमी परेशान है, मिडल जो मुतवसत तबका है वो तक अब चीखें निकल गई हैं, पेट्रोल भरवाते हुए, बिजली का बिल देते हुए, और उसकी उम्मीदें टूट रही हैं कि अब वो कैसे सरवाइव करें अपनी फैमिली को। पाकिस्तान का भी लिहाजा ये चीजें, अगर जो मरीज को दवाई दी जा रही है और वो दवाई बहुत अच्छी है, तो भाई मरीज में अफाका नजर आना चाहिए, और मरीज में अफाका अगर नहीं है उस दवाई से, तो गलत दवाई दी जा रही है, दवाई को बदलना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप एसके नियाज़ी साहब? ना, लेकिन जो दवाई आप बदलना चाहते हैं ना, तो वो तो दवाई बदलने के बगैर हम चल नहीं सकते। तो यही है कि आप पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन देखें, करप्शन, बैड गवर्नेंस चीख चीख के सामने आ गया है, लोन बढ़ते जा रहे हैं, IMF की बुनियाद पे बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको हैं, अर्ज किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर को लिखें कि जो हालात इंटरनल, मैंने लिखा है आपके बात जब पहली बार मेरी हुई थी, मैंने पूरी तफसील ये चीजें वो देखो 40 साल में 50 साल में इस तरह की हालात इंटरनल खराब नहीं हुए जितने अभी है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर खुदा न खास्ता इतना खतरनाक है, आपका बलूचिस्तान में BLA और अफगानिस्तान से जो प्रॉक्सी, फिर KPK में खतरनाक हद तक हमले हो रहे हैं, सुसाइडल, ये देखो ना, आप इसको ही देखें ना, आजाद कश्मीर में इख्तियार बेग साहब इस चीज को भी देखें ना कि कितने लोग बाहर से आए जी, साइन हुए जी, इन्वेस्टमेंट आ रही है जी, आ रही है, 1 रुपया नहीं आया, और बाहर से पैसे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नेंस से मायूसी हो रही है, वो नताइज नहीं मिल पा रहे जिसके दावे किए जा रहे हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ एक गेस्ट हैं, अभी मैं आपकी तरफ दबाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर मुगल साहब। आमिर मुगल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा आमिर मुगल साहब, अभी यहाँ तो सूबों की बात हो रही है, उस पर आपसे बात भी करेंगे, लेकिन एक बड़ा मुतलका सवाल ये है कि 5 अगस्त आ रही है और इस बार तहरीक इंसाफ ने अनाउंस ये किया है कि हम हर 2 सूरतों में पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, और आपके तो जो वज़ीर आला KPK हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो ये कहते हैं कि इस बार वापसी नहीं होगी, चाहे गोली चले, टैंक या रॉकेट लॉन्चर चले, जहाँ जाना है वहाँ पर कोई एक शख्स रह जाए तो वो मैं हूँगा। तो दूसरी तरफ जो है वो इंतज़ामिया भी तैयारियाँ कर रही है, तो एहतजाज कितना एक आपका इस्तीफ़ा मौसर होगा? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कर ही रही है। 9 अप्रैल 2022 के बाद अब तक आज तक एहतजाज की हालत में है। कभी जलसा, कभी जुलूस, कभी रैली, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी हमारे कारकुनान को शहीद किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, टांगें तोड़ी जाती हैं, गोलियां मारी जाती हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, औरतों की बेइज्जती की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि सोहेल आफरीदी साहब जो कह रहे हैं, जो कि खान साहब का उन पर एतमाद है, वो कोई ऐसा लाया हम देंगे कि जिस पे चल के हम खान साहब की रिहाई और मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, पार्लियामान की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी और सिविल सुपरमेसी की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और हम तो इमरान खान की रिहाई के लिए हर किस्म की हर हद तक जाने को तैयार है। हत्ता के पाकिस्तान के नौजवान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो अपनी जाने भी कुर्बान करने को तैयार है और जाने कुर्बान कर भी रहे।
ठीक है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कल 5 अगस्त को चले। अच्छा ये बताएं कि नए सूबे जो है केपीके के अंदर भी नए सूबों की आवाज उठ रही है कि नए सूबे बनने चाहिए। सुबह हज़ारा की बातों में देख रहा था वजीर रिलीजियस अफेयर्स जो है, मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स सरदार यूसुफ साहब बात कर रहे थे कल कि जी हज़ारा की बड़ी कोशिश है, हज़ारा सूबे को होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि नए यूनिट्स और सूबों के क़याम से तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना मकसद है। इस पर ज़रा बताइए। ये बयान किसने दिया है जो आप कह रहे हैं? ये आप ही की पार्टी की तरफ से है, गौहर साहब ने। अच्छा, मेरे नजर से ऐसा कोई बयान नहीं हुआ। देखिए, इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। हमने अपने दौर में, आपको याद होगा, जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटेरिएट भी बनाया था, पंजाब एक सूबा बनाया जाए। सूबा पंजाब में ज्यादा बनने चाहिए या केपीके में या सिंध में या बलोचिस्तान में? असूली तौर पे तो तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि सूबे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ एक इशू ये है कि सूबे बढ़ाएगा कौन? सूबे कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, कोई लेजिटिमेट पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। 17 सीटों पे 47 की बनी हुई नाजायज हुकूमत तो कोई सूबा नहीं बना सकती ना। इनके पास कोई राइट है, ना इनके पास कोई इखलाकी कानूनी जमहूरी जवाब है। तो ये तो मुंतखब हुकूमत होगी जो आवाम के वोटों से बन के आएगी। जिस तरह मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला था वही इस पे फैसला कर सकती है। तो आज तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है कि इस इनलेजिटिमेट हुकूमत, इस नाजायज हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है सूबे बनाने का। इसके पास कोई इवन सादा कानून साजी का भी कोई मैंडेट नहीं है। तो ये इस मैंडेट को छोड़े। वैसे भी बकौल इनके अपने वज़ीर दाखिला के ये कोलैप्स कर चुके हैं और जो चार्जशीट जारी की है असल वज़ीर आज़म ने, जो असल वली अहद सल्तनत है, जो इस सल्तनत को चला रहे हैं, जो असल उनके जानशीन हैं, उन्होंने चार्जशीट किया है अपने वज़ीर आज़म को, अपनी हुकूमत को। तो जब ये नाकाम हो चुके हैं, इमरान खान को जेल में रख के, उसकी तकरीर तस्वीर बंद करके, हर किस्म का जुल्म और सितम करके, तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के, पार्लियामान को यजमान बना के, अदलिया को यजमान बना के, अपने मर्जी के सारे फैसले करके भी अगर इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है तो अब थोड़ा सा ज़ब्त का मुजाहरा करें और जान छोड़े इस कौम की, इस अवाम की, इस हुकूमत की, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आने दे। वो बेरोजगारी पे भी काम करेंगे, महंगाई पे भी काम करेंगे, वो अमन अमान पे भी काम करेंगे और वो नए सूबों पे भी काम करेंगे। तो मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है सूबों पे बात करने का। नहीं, असल वज़ीर आज़म तो मोहसिन नकवी साहब नहीं है, तो इख्तियारात के क्या? असल वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि असल वज़ीर आज़म तो मोहसिन नकवी साहब है। कौन कह रहे हैं? यामन मुगल साहब। हाँ, वो किसी हद तक ठीक कह रहे हैं। क्यों वो तो उनसे पूछ लेना, सल्तनत भी वही है। उनसे पूछ लेना। कमल दिलशाद साहब जो उनके राइट हैंड मैन बैठे हैं, उनसे पूछ ले। नहीं, कमल दिलशाद साहब ये जो अभी बात की है आमिर साहब ने कि असल वज़ीर आज़म जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं। ये पर तहरीक इंसाफ वाले ये बात क्यों कर रहे हैं? और बल्कि आज मैं एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और आज अडयाला जेल के बाहर गौहर साहब ने ये कहा है कि अदम एतमाद आ सकती है। लंबे अरसे बाद इस तरह की बात सामने आई है जो मोहसिन नकवी ने किया। अब अदम एतमाद की भी बातें शुरू हो गई हैं। मोहसिन नकवी साहब है वज़ीर आज़म जहाँ वो नहीं, मेरा ख्याल है आपको पता होगा, आप तो कर रहे होंगे काम। नहीं, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें देख आदमी तो ठीक है, हम अपने आमिर मुगल साहब ने बात की, अपनी पार्टी का मौका पेश किया उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो आएंगे ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अच्छा। निगरान वज़ीर आज़म होने के चांसेस हैं। निगरान वज़ीर आज़म मैं बता रहा हूँ। उसके वजीर होंगे कमल दिलशाद साहब, निगरान। वो तो बात की प्रायोरिटी उनकी है, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन इस दफा आपने वज़ीर इत्तलात बदले हैं, पिछली दफा वज़ीर इत्तलात नहीं बने थे। हमने आता हुआ ताड़ नहीं बनना। हमारी बात पूछेंगे तो और हमारी प्रायोरिटी होगी। मैं बाद में बताता हूँ मैं आपको जी। मोहसिन नकवी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं निगरान सेटअप के, उन्होंने सबसे पहले काम ये करना है कि उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी थी 2 महीने पहले कि मुझे इख्तियारात दे दें तो मैं आपके 100 आदमी पकड़ के मैं 100 अरब डॉलर मैं आपको चंद दिनों में वापस करा दूंगा। मुझे सिर्फ एक पावर दी जाए तो मैं इसे 100 अरब डॉलर जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गई है तो मैं वापस ले आऊंगा।
तो ये उनके जो वो आ जाएंगे तो वो सारा पाकिस्तान, जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क में बताया कि मुल्क में गुर्बत, करप्शन, सब कुछ बातें हैं, इनकी अजाले के लिए वो कुदरत जो है कोई ना कोई शख्सियात को सामने ले आती है। तो हमें नजर आ रहा है, मैंने हमें तो अंडर काम किया है उनके मोहसिन नकवी साहब के, उनका सोचने का अंदाज बड़ा मुख्तसर से होता है, कम बातें करते हैं, ब्रीफिंग बहुत मुख्तसर होती है, ऑर्डर इमीडिएटली होते हैं। आपने इन्होंने ऑर्डर किया, आधे घंटे में अमल दरमा शुरू हो गया। ये नहीं है कि 6-6 महीने पहले नजर ना आए, ये नहीं करते वो, आधे घंटे में। अब अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो सारा सबसे पहले एहतसाब भी करवाएंगे और सारा मामला वो सेट करवा देंगे, एक बात। लेकिन जहां तक सूबे बनने का ताल्लुक है, उसके बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, हमारे इख्तियार बेग साहब ज़्यादा जानते हैं, कराची की बड़ी अहम शख्सियत हैं, तो वो जनाब वो है कराची को के बारे में हो रहा है कि इसको फेडरल टेरिटरी में इस्तेमाल किया लाया जाए। जैसे कि जब इस्लामाबाद आया था तो सदर अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान में 2 कैपिटल थे, एक इस्लामाबाद, एक ढाका। बाकायदा ढाके में पार्लियामेंट के इजलास भी होते थे, अयूब नगर के वहाँ एक बाकायदा दारुल हुकूमत भी बनना शुरू हो गया था, लेकिन बाद में हालात ख़राब हो गए। अब इसी तरह नजर ये आ रहा है कि कराची को या तो ये कैपिटल बनाएंगे, सेकंड कैपिटल, या उसको शामिल कर लेंगे ताकि सिंध के अंदर जो एक मज़ामत है कि सूबे बन गए, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ कराची को अपनी तहवील में ले लें, कैपिटल की शक्ल में ले लें या फेडरल टेरिटरी की शक्ल में ले लें, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और ग्वादर जो है वो तो है ही पाकिस्तान का हिस्सा, वो तो हमने 57 में 5 लाख पौंड में खरीदा था, वो तो है ही फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। वो तो बिला विजा या खान ने जमाने में शामिल कर दिया उसको बलूचिस्तान में, तो वो भी वापस आ जाएगा, वो भी फेडरल टेरिटरी में हो जाएगा, कराची में हो जाएगा, हालात ठीक हो गए। इधर से हजारा सूबा तो लाजमी बनेगा। हजारा सूबे ने तो बहुत कुर्बानी दी है, तकरीबन 25-30 आदमी उस जमाने में मारे गए थे, जान बैक हो गए थे जब उन्होंने हजारा तहरीक चलाई थी। तो हजारा तहरीक बन जाएगा, इधर जुनूबी पंजाब सूबा बनेगा। ये जायज मामले हैं, स्टेप बाय स्टेप चले। अच्छा कमर दिलशाद साहब, ये तो चले सुबह की बात आई, लेकिन जब ये मोहसिन नकवी साहब ने 14 से 18 घंटे के वज़ीर-ए-आज़म के काम करने की बात की ना, तो सारों ने सोचा कि जी वज़ीर-ए-आज़म तो एक पोर्टफोलियो है और मोहसिन नकवी साहब अब किसको जवाब दें। लेकिन उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात भी कर ली मोहसिन नकवी साहब ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके मुलाकात तो उनके वज़ीर जो है, अभी तो वजीर है ना, वजीर आज़म नहीं है। हाँ तो है तो वजीर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद जब अदम एतमाद कर दिया एक वजीर ने निज़ाम पे से, तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट नहीं लेना चाहिए? वजीर आज़म का एतमाद का ठीक है, जो आइन का जो आर्टिकल 91 है उसका सब सेक्शन 7 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगा जो आप एतमाद का वोट लें, या खुद भी कह सकते हैं। जैसे इमरान खान ने जब यूसुफ गिलानी बन गए थे सेनेटर, तो उन्होंने फौरी तौर पर एतमाद का वोट लिया था, आज खुद उन्होंने कहा कि मैं एतमाद का वोट लेता हूँ। तो अब अगर वो एतमाद का वोट लेना चाहेंगे तो उनको नजर आ रहा है कि एतमाद का वोट उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो इतना बड़ा रिस्क वो नहीं लेंगे। इसका तो तरीका कार ये है कि जब चूंकि रिस्क है उसके अंदर, मुमकिन है जरदारी साहब जो है हालात बदल दे, यू टर्न ले लें, तो क्या मामला हो जाए। तो इस मामले में नहीं, वो खुद ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। इमरान खान ने रिस्क लिया था। इमरान खान ने जब देखा कि यूसुफ गिलानी को मिल गए थे तकरीबन 174 वोट, सेनेटर बन गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपना एतमाद का वोट लिया तो उन्हें 172 मिले थे। तो 172 की जरूरत होती है सिंपल मेजॉरिटी में उस वक्त। अब तो अच्छा जरदारी साहब कह सकते हैं, जरदारी साहब वैसे क्या हालात ऐसे बने हो सकता है वोट के लिए कि एतमाद का वोट लें? कह सकते हैं, आयन यार लिखा हुआ है आयन के अंदर, आयन में लिखा हुआ है, आयन का आर्टिकल 91 का सब सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। ये अच्छा मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है। और ये वैसे आपके यानी आपके तो पार्टी के ज़ाहिर हैं बड़े, सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं? कानून में तो गुंजाइश है, जैसे कमर दिलशाद साहब बतला रहे हैं। नहीं हालात क्या बता रहे हैं, सियासी हालात। लेकिन ये सब डिपेंड करता है हालात किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। और जो अनरेस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो गया है, जो शिकायतें और उनका ज़ाला कितना होता है, ये सब चीज़ों का दारोमदार उस चीज़ पे है। तो अगर चाहती है मुस्लिम लीग नून वाली कि हालात जो हैं सेटल डाउन हो जाए, और तो वो हमारी शिकायतों को संजीदगी से दें, हमें वो रिस्पेक्ट दें
जो एक अलाइड पार्टनर को या कोलिजन पार्टनर को दी जाती है, और हमारी तमाम वो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो हमने एक्सप्रेस करे हैं आज़ाद कश्मीर में, और उसके अलावा जो हमारे साथ बर्ताव रहा है, वो मैं समझता हूँ किसी भी लिहाज से इस बात के इशारा करता है कि आपस में बाल तो आ गया है, और इसको हमने अब किस तरफ लेके जाना है, ये बेहतरी की तरफ भी हम जा सकते हैं अतमाद बहाल करके, जो मुल्क का तकाजा है, मुल्क की ज़रूरत है और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और जो अल्लाह ने इज्जत दी है सिर्फ आर्थिक सतह पे, उसको बरकरार रहें दुनिया के सामने। एक संगीन सूरत हाल पाकिस्तान के ना जाए कि जिसमें हम जो एक मिचोड़ सिफारत के मंझे हुए सिफारती मुल्क की हैसियत से जो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, बाद में फिर वो हम आपस में जो हमारी लड़ाइयाँ हैं और फिर एक दूसरे के लिए जो भी किया जा सकता है वो सब करें, तो ये मुनासिब नहीं होगा। हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहा है इस वक्त। हर चीज की टाइमिंग सियासत में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सबसे ऊपर आता है, फिर दूसरे नंबर पे भी नेशनल सिक्योरिटी है, फिर सियासी इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन चीजों को हमें प्रायोरिटी बनाना होगा अगर हमने मुल्क के साथ मोहब्बत है। सिंसियर जी, एग्जैक्टली। अच्छा आमिर मुगल साहब, आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल साहब हैं, उनके बयानात से आज़ाद कश्मीर में ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव उनका बढ़ रहा है, तो क्या मुस्तकबिल में इम्कान है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का एक सियासी तौर पे एक पेज पे आने का? पीपल्स पार्टी के पास भी वही मैंडेट है जो नून लीग है। नून लीग को बिल्कुल ज़्यादा उसका बहुत सारा वो पीपल्स पार्टी को भी दिया गया है। लाइक आप देखें, अभी हाफिज इमरान साहब ने गवाही दी है कि कराची से 22 सीटें थी पीटीआई की, 15 जो है ढूंढ के एमक्यूएम को दी गई और 7 और पीपल्स पार्टी को दी गई। इसी तरह आप देखें, गुजर खान से तहरीक साहब की सीट ढूंढ के तारक यानी से राजा परवेज अशरफ साहब को दी गई है, मुल्तान से तहरीक साहब की सीटें ढूंढ के गिलानी बाजार को दी गई हैं। तो तहरीक साहब का मैंडेट तो पीपल्स पार्टी ने भी लूटा हुआ है, जिस तरह नून लीग ने लूटा है, तो हम किस तरह उनके साथ बैठ सकते हैं? हाँ, अगर पीपल्स पार्टी जिस तरह उसने दावा किया है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और ये जाली और नाजायज हुकूमत है, अगर वो इस हुकूमत से बाहर निकले, तहरीक इंसाफ की लूटी हुई सीटें छोड़े, हमारे साथ आके इस जदोजहद का हिस्सा बने सिविल सुपरमेसी का, फिर तो हम इस बात पे सोच सकते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ बिलावल जरदारी के बयान पे कि मुजफ्फराबाद में खड़े होकर वो बयान देते हैं, कभी तहरीक साहब को पुकार रहे होते हैं और कभी कश्मीरियों को, मजलूम कश्मीरियों को। मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान हूँ कि दुनिया को बेवकूफ समझते हैं या कश्मीरियों को बेवकूफ समझते हैं, तहरीक साहब को बेवकूफ समझते हैं। तहरीक साहब को मारने में, हमारे कारकुनान को कत्ल करने में, उन्हें अगवा करने में, इमरान खान को जेल में बंद करने में, अमरीकी माँ पे तहरीक साहब की हुकूमत खत्म करने में सारे जराइम आपके मुंह पे मले हुए हैं, सारे जराइम की कलक आपके मुंह पे मली हुई है। आप किस मुंह से हाथ उठाते हैं? आपके इन्हीं हाथों में तहरीक साहब के बेगुनाह कारकुनान का खून है, आपके इन्हीं हाथों पे मुरीदे के टीआरपी के कारकुनान का खून है, आपके इन्हीं हाथों में क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपके सवालात पे जगह। ठीक है, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात उसके न्याजी के साथ में खुदा हाफ़िज़।